कर रहे थे हम लोग स्टडी कर रहे थे वैद्युत धारिता पर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पर। उसी चैप्टर में आगे देखिए कुछ और टॉपिक आज हम और टॉपिक क्लियर करेंगे। क्या टॉपिक है हमारे? आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर आज स्टडी करेंगे। क्या किस पे स्टडी करेंगे? आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर की आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। देखो, जैसे कोई चालक है, ये चालक है, जब इस चालक को चार्ज किया जाएगा, किसके द्वारा चार्ज किया जाता है? आपकी बैटरी है, तो बैटरी को किससे चार्ज किया? बाह्य स्रोत से। तो जब हम किसी चालक को बाह्य स्रोत से आवेशित करते हैं, तब बाह्य स्रोत को क्या करना पड़ता? कार्य करना पड़ता है वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो बाह्य स्रोत जितना कार्य करेगा वह कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, किसी भी चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक चालक है, इस चालक को प्रारंभ में हमने कोई भी आवेश नहीं दिया। जब हमने कोई आवेश नहीं दिया तो उस चालक का प्रारंभ में जो विभव है, इनिशियल विभव है, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हमने माना ये कि उस चालक को हम छोटे छोटे भागों में उसको आवेश दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, और इस तरीके से हमने कुल आवेश उसको Q दिया। कितना आवेश दे दिया? Q। तो जब Q हमने आवेश दिया तो उसका कुल, उस पर विभव कितना हो जाएगा? फाइनल विभव VF इक्वल हमने मान लिया कि V हो गया, ठीक है। जब हमने उस चालक को चार्ज कितना दे दिया? कुल चार्ज जब Q दे दिया तब उस पर विभव कितना हो गया? V, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से औसत विभव कितना हो जाएगा? उस चालक पर एवरेज पोटेंशियल कितना हो जाएगा? औसत विभव। औसत कैसे निकालेंगे? हमने कितने बार यहाँ पे रीड ली? 2, 2 बार ली है। तो पहले विभव कितना था? 0, बाद में कितना हो गया? V, 2 बार है, तो ये औसत विभव हो जाएगा V/2, ठीक। ये औसत विभव हो गया। अब देखिए, तो किया गया कार्य कितना होगा? इतना विभव देने में उस चालक को बाह्य स्रोत द्वारा कितना कार्य हुआ? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है आवेश इनटू औसत विभव। कार्य बराबर आवेश इनटू औसत विभव। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V = W/Q, तो W = VQ, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे कार्य W = आवेश कितना था? Q, औसत विभव कितना? V/2। तो इसका ये मतलब हो गया, किसी चालक को आवेशित करने में इतना कार्य करना पड़ेगा, W = Q × V/2। तो हमने आपको भी क्या बताया? जितना कार्य किया जाएगा यह कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो ये कार्य ही U हो गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U = ½ QB। ये जूल, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो किसी चालक की वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या आया? U = ½ QB। देखिए, यदि चालक की धारिता C हो, यदि चालक की धारिता C हो, तब अगर चालक की धारिता C होगी तो आपने क्या पढ़ा था? Q = CV। इसलिए समीकरण फर्स्ट से देखिए, U बराबर कितना हो जाएगा आपका? U बराबर हो जाएगा ½ Q = CV रखें, ½ CV², ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। बट ये भी देखिए, हम ये भी जानते हैं कि V = कितना हो जाएगा? V = होता है Q/C। इसलिए U = कितना हो जाएगा? U = हो जाएगा ½ V की जगह पर ये वैल्यू रखो, तो U = हो जाएगा ½ Q² / C। इक्वेशन
3। देखिए ये 3 समीकरण आपके आए, समीकरण 1 2 3, ये विभिन्न रूपों में किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थिर ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इन समीकरणों से ये भी स्पष्ट है किसी आवेशित चालक की जो वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती है वो सदैव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, क्यों? देखिए अगर हम किसी चालक को नेगेटिव चार्ज देंगे, ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए अगर हमने किसी चालक को नेगेटिव चार्ज दिया तो उसका विभव भी नेगेटिव होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर करना पॉजिटिव हो जाएगा। और सी जो है वो चालक की धारिता है, धारिता सदैव ही पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हो किसी चालक की जो वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, वो सदैव पॉजिटिव होती है। ठीक, ये देखिए दूसरे मेथड से अभी हम किसी चालक की वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। हम थोड़ा आपको यहाँ पे मेथड बता दे रहे हैं। अगर हम किसी चालक को दिए गए विभव V, देखिए किसी चालक को दिए गए किसी चालक को दिए गए आवेश Q एवं उसमें उत्पन्न विभव V के बीच अगर ग्राफ खींचें Q, ठीक, इस तरीके से अगर हम V और Q के बीच ग्राफ खींचें तो क्या होगा, तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि Q जो है वो V के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरीके से हमको सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, इस रेखा एवं विभव अक्ष, आवेश को इधर लेते हैं, आवेश Q और इधर को विभव V। ठीक, तो देखिए इस रेखा, ये जो रेखा प्राप्त हुई, इस रेखा और आवेश अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, देखो ये हो गया आपका, ये हो गया ये एरिया OAB। तो हमने क्या बताया, इस रेखा और आवेश अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चालक को चार्ज करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। देखिए अर्थात कार्य W बराबर क्या होगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो कार्य बराबर त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार, यहाँ आधार OB मीन्स Q इंटू लंब, यहाँ पे लंब ये है तो लंब यहाँ V। तो देखिए W बराबर आपका क्या आ गया, हाफ QV। यही जो किया गया कार्य W, यही उसकी क्या हो जाएगी, वैद्युत स्थिर ऊर्जा U बराबर हाफ QB। ठीक, जूल। इसको यहाँ Q बराबर इसी तरीके से ये शेष 2 फॉर्म हैं, जो रूप हैं उसके, वो भी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये किसी चालक को आवेशित करने में, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें इतनी वैद्युत ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, चलिए ये हो गया, देख लीजिए इसको, चलिए हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण, आवेश का पुनर्वितरण। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये जैसे दो चालक, अब हमारे पास क्या दो चालक हैं, ये दोनों चालक चार्ज हैं, ठीक, आवेशित हैं। इनको हमने क्या किया, एक पतली तार से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो आवेश है उसका वितरण किस प्रकार होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस तरीके से होगा, वो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि हमारे पास दो आवेशित चालक A और B हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास आवेशित चालक हैं। इस चालक को, ये वाला चालक है, इसको हमने Q1 आवेश दिया, जिससे इसमें इसका विभव V1 हो गया और इसकी धारिता C1 है। जो हमारा दूसरा चालक है, इसको हमने Q2 आवेश दिया,
जिससे इसमें कितना विभव उत्पन्न हो गया V2 और इसकी धारिता C2 है। ठीक, इनको हमने क्या किया, किसी पतले तार से जोड़ दिया। ये दोनों चालक हैं, ठीक, जो कि वायु निर्वात में अचालक स्टैंडों पर इनको रखा जाएगा। अर्थ से रख देंगे तो अर्थ के साथ इनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अर्थ से आवेश जो इनका चार्ज है वो कहाँ चला है, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये किसी अचालक स्टैंड पे दो हमारे चालक रखे हुए। ठीक, तो अब हम इनके लिए पहले निकालते हैं उभय निष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए चालक ए, कॉमन पोटेंशियल किसे कहेंगे, जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे, ये दो चालक हैं, जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आवेश जो है वो ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान नहीं हो जाते। क्या चीज़, विभव, चार्ज से मतलब नहीं है, यानी कि दोनों, जब तक कि दोनों चालकों के आवेश समान नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है, जैसे पीछे आपने समझा था कि अगर हम दो बर्तन ले लें और दो बर्तनों में कोई द्रव जैसे जल ले लें, उनको एक पाइप से जोड़ दें आपस में, तो क्या होगा कि द्रव जो है ऊंचे तल वाले बर्तन से नीचे तल वाले बर्तन को प्रवाहित होगा। वो प्रवाह जो है इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा, भले ही जिस बर्तन में द्रव का तल ऊपर है उसमें द्रव की मात्रा बहुत कम हो, तब भी द्रव का प्रवाह किधर से किधर होगा, ऊंचे द्रव के तल वाले जो जिस बर्तन में द्रव का तल ऊंचा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम उनको जोड़ेंगे तो आवेश किधर से प्रवाहित होगा, जिसका विभव ज़्यादा होगा। ठीक है, आवेश से मतलब नहीं है, जिसका विभव ज़्यादा हो, तो जिसका विभव ज़्यादा होगा उस चालक से आवेश उस चालक को प्रवाहित होगा, जिसका विभव कम होगा। कब तक प्रवाहित होता रहेगा, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते, यानी दोनों में आवेश के तल समान नहीं हो जाते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मालूम है, जोड़ने से पहले चालक ए का आवेश कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल C1 V1, और चालक बी का पर आवेश कितना हो जाएगा, C2 V2। ठीक है, तो देखिए उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा, उभय निष्ठ विभव V इक्वल, आप जानते हैं विभव बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो यहाँ पर आप देखिए कि विभव V इक्वल कुल आवेश कितना हो गया था, कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन कुल धारिता C1 प्लस C2। ये देखिए एक उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला आया। उसके बाद देखिए हम देख चुके हैं Q1 इक्वल कितना था, Q1 इक्वल था C1 V1 और प्लस C2 V2 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो इतना होगा, ये उसका फार्मूला आया कि V इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया उभयनिष्ठ विभव। अब देखिए स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, आवेश कितना ट्रांसफर होगा एक चालक से दूसरे चालक पर। हम ये मान ले रहे हैं कि जोड़ने के बाद चालक ए पर कितना आवेश आ जाता था, जोड़ने के बाद चालक ए पर Q1 डैश आवेश रह जाता है। तो स्थानांतरित आवेश, देखिए यहाँ से स्थानांतरित आवेश Q इक्वल कितना हो जाएगा, जोड़ने से पहले कितना था इस पर Q1 और जोड़ने के बाद कितना रह गया Q1 डैश इक्वल, आप यहाँ देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है C1 V1 माइनस Q1 डैश, जोड़ने के बाद आवेश जो होगा Q बराबर क्या हो जाएगा C1 V, क्योंकि जोड़ने के बाद इसका विभव कितना रहेगा V। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए Q इक्वल C1 V1 माइनस C1 V की यहाँ से वैल्यू लगाओ, V की वैल्यू क्या है C1 B1 प्लस C2
V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से Q इक्वल क्या हो जाएगा, Q इक्वल हो जाएगा C1 V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, C1 का करोगे C1 स्क्वायर V1 और फिर इसके बाद इसमें करेंगे तो प्लस C1 C2 V1, फिर माइनस करेंगे तो C1 स्क्वायर V1। ठीक है, और ये माइनस C1 C2 V2 अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, ये तो इसका C1 का पहले इसमें करेंगे तो C1 स्क्वायर V1, फिर C2 का करेंगे तो प्लस C1 C2 V1, ये अंदर खोलेंगे ब्रैकेट तो माइनस C1 का C1 में होगा C1 स्क्वायर V1, और फिर यहाँ प्लस माइनस साइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C1 C2 V2। ठीक है, तो आपका क्या कटा, ये कट गया, ये पद कट गया। देखिए Q इक्वल ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है C1 C2, अंदर बचा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरीके से देखिए जो चालक हमारा A है उस A चालक से इतना आवेश B चालक पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इतना आवेश इससे इस पर ट्रांसफ़र स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई, ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा आ गई। ठीक, अब देखिए इसी में नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं। दो चालकों को जब हमने जोड़ा तो हमने क्या क्या उनका ओवेनिस्ट विभव निकाल लिया, स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकाल ली। इसके बाद ऊर्जा देखिए आगे, अब हम लोग क्या इसमें निकालेंगे, जब हम चालकों को जोड़ेंगे तो आवेशों का जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऊर्जा का भी ह्रास होगा, तो लॉस इन एनर्जी निकालेंगे, ऊर्जा ह्रास, लॉस इन एनर्जी। ऊर्जा ह्रास देखिए आप यहाँ पे ये देखिए कि जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चालक एक ही हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस चालक B की कितनी हो जाएगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले चालकों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो गई। अब जोड़ने के बाद देखिए, जोड़ने के बाद U डैश बराबर कितना हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। क्यों, जोड़ने के बाद जो चालक हैं उनका ओवेनिस्ट विभव कितना हो गया, उनका ओवेनिस्ट विभव हो गया था V। ठीक है, और दोनों चालकों की कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो जोड़ने के बाद इतनी ऊर्जा आई, तो ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर, ऊर्जा में ह्रास कैसे निकालेंगे, पहली वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा घटा देंगे, U माइनस U डैश। ठीक है, ये ऊर्जा ह्रास आया। अब आप यहाँ से देखिए डेल्टा U बराबर U का मान देखिए यहाँ पे कितना, U का मान है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश की वैल्यू है हाफ C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर, तो V स्क्वायर की वैल्यू क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस
हाफ C1 प्लस C2, और इसको हम लोग ब्रैकेट को खोलें तो हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये देखिए C1 प्लस C2 से होल स्क्वायर कट जाएगा, नीचे कितना बचा C1 प्लस C2। तो इस पूरे का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, और ये 2 भी एलसीएम में ले लेते हैं, ये 2, ठीक है। ये पूरे में 2, ये 2 भी एलसीएम में ले लिया, 2C1 प्लस C2। देखिए क्या बचेगा, जब ये हमने एलसीएम लिया तो C1 प्लस C2 का यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू होगा, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या बचा C1 V1 स्क्वायर का C1 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, ठीक है। C1 का इसमें हो गया, अब C1 का इसमें करो तो प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर, ठीक है। अब C2 का करते हैं, C2 का इसमें करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद आगे आइए तो आगे माइनस, अंदर देखिए क्या बचेगा, ये C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 B2। ये हमारा इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखिए C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, जो बचा है ऊपर उसमें से हम लोग कॉमन ले रहे हैं C1 C2, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा B1 स्क्वायर, B1 को पहले लिख दिया B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और माइनस 2 B1 B2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए डेल्टा U बराबर C1 C2 और अंदर क्या बचेगा B1 अंतर B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है। ये आपका आ गया दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास इतना आया। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो धारिताएं C1 C2 वो कैसी होती हैं, धारिताएं पॉजिटिव होती हैं, और ये B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर है, अतः ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः ये सदैव ही पॉजिटिव आएगी। इसका ये मतलब हो गया कि दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। अगर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता तो यहाँ पे निगेटिव चिन्ह आ जाता, ठीक है। ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, इसका ये मतलब हो गया कि दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। अगर ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा होता तो हमने पहली वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा घटाई तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव आ जाता, ठीक है। ये ऊर्जा का ह्रास होता। अब ये प्रश्न है कि ऊर्जा में ये ह्रास जो है, ऊर्जा में जो कमी है वो कहाँ, ऊर्जा में कमी क्यों हो जाती है। जो हमारे संयोजक तार हैं उनको जोड़ने पर वो गर्म हो जाते हैं, चिनगारी आदि देते हैं, तो ऊर्जा में ह्रास ये इस रूप में प्रकट, चिनगारी प्रकाश आदि के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। ओके, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे।